बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड। हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी को रोल करते हुए देखना चाहते हैं। हमने आपको बताया था रोलिंग दो तरीके का होगा, एक यूनिफॉर्म रोलिंग और एक नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग। और नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग को ही हम लोग एक्सेलरेटेड रोलिंग बोलते थे। यूनिफॉर्म रोलिंग में क्या होता था, बीसीएम हमेशा के लिए कांस्टेंट, ओमेगा हमेशा के लिए कांस्टेंट, और कांटेक्ट पॉइंट कभी भी स्लाइड नहीं करता था, तो बीसीएम बराबर आर ओमेगा हर पॉइंट पर मैनेज होता था। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड रोलिंग है तो बीसीएम लगातार बढ़ता था या बदलता था, ओमेगा भी लगातार बदलता था, और बीसीएम बराबर आर ओमेगा, हर नए बीसीएम को नया आर ओमेगा क्या करता था, बैलेंस, और बॉडी रोल करके आगे बढ़ता था। और उसमें अगर फ्रिक्शन लगता भी था तो कौन सा फ्रिक्शन लगता था, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका स्टैंडर्ड नेम क्या रखा था, रोलिंग फ्रिक्शन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रोलिंग डाउन दी इंक्लाइन। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ। हम इस रफ इंक्लाइन पर किसी बॉडी को रोल करते हुए देखना चाहते हैं कि ये बॉडी रोल करते हुए नीचे आए। तो ध्यान से समझेंगे। मैं तुमसे कहूं यहां से मान लो कोई रेगुलर बॉडी है, ये रेगुलर बॉडी जिसका जो आईसीएम है वो कितना है, आईसीएम बराबर बीटा एम आर स्क्वायर, ये इसका आईसीएम है। देखना जरा, ये रेगुलर बॉडी है, इस रेगुलर बॉडी का इनिशियल जो बीसीएम है वो 0 है, इसमें ओमेगा भी क्या है, 0। जब हमने इसे छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या इसकी 0, और ना इसमें कोई स्पिन था ना कोई रोटेशनल इफेक्ट था। तो ना तो इसमें कोई बीसीएम है ना ही इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट ओमेगा है। तो जरा अगर हम कांटेक्ट पॉइंट से पूछें, ये कांटेक्ट पॉइंट हम इससे पूछें कि बताइए इसके बाद बताओ डाउन द इंक्लाइन बीसीएम कितना, 0, अप द इंक्लाइन आर ओमेगा कितना, 0। कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बॉडी रोल कर सकता है। अब अगर इसे रोल करके आना है तो हर पॉइंट पर बीसीएम बराबर आर ओमेगा मेंटेन होना है। तो बताओ जैसे जैसे ये नीचे जाएगा बीसीएम लगातार बढ़ेगा, ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। अब सवाल आता है बीसीएम को कौन बढ़ाएगा, एसीएम, ओमेगा को कौन बढ़ाएगा, अल्फा। इसका और एसीएम बराबर क्या होना चाहिए, आर अल्फा। तो बताओ ये केस यूनिफॉर्म रोलिंग का है कि एक्सेलरेटेड रोलिंग का, एक्सेलरेटेड रोलिंग। तो अगर एक्सेलरेटेड रोलिंग है तो आप कह रहे हैं सर एसीएम बराबर आर अल्फा मेंटेन होना चाहिए। तो मैं 3 फोटो बनाऊंगा, एक फोर्स दिखाएंगे उस बॉडी पर, फ्री बॉडी डायग्राम, एक उसकी वजह से इफेक्ट, और एक वेलोसिटी, राइट। तो देखो हो क्या रहा होगा कि ये बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही होगी, ऐसे देखिए ध्यान से, जब यहां पहुंची होगी तो इसके सीएम के बाद वेलोसिटी v1 हो गई, इसका बताइए ओमेगा बढ़ करके ओमेगा 1 हो गया। और अगर हम कांटेक्ट पॉइंट से पूछते तो बताइए जरा डाउन द इंक्लाइन, कांटेक्ट पॉइंट के बाद v1, अप द इंक्लाइन आर ओमेगा 1, और बताओ v1 बराबर क्या होता, आर ओमेगा 1। और ये बॉडी लगातार रोल करके नीचे जा रही है। और मान लो जब ये बॉडी बॉटम पे पहुंचती है ऐसे, तो इसके पास बीसीएम हो गया मान लो बढ़कर के v0, और इसका जो ओमेगा है वो बढ़कर के हो गया ओमेगा नॉट। और अगर हम बताओ कांटेक्ट पॉइंट से पूछें तो ये कहता बताओ मेरे पास ट्रांसलेशन की वजह से तो वही बीसीएम v0 होगा जो सीएम के पास है, और रोटेशन की वजह से अप द इंक्लाइंड होगा कितना, आर ओमेगा नॉट। और अगर ये बॉडी रोल करके जाना है तो v0 बराबर क्या होगा, आर ओमेगा नॉट। यानी बॉडी बताइए जैसे जैसे नीचे जा रहा है हर इंस्टेंट पर इसका बीसीएम बढ़ता जा रहा है, हर इंस्टेंट पर इसका ओमेगा भी बढ़ता जा रहा है, और नए बीसीएम को नया आर ओमेगा क्या कर रहा है, बैलेंस। और हम कह रहे हैं बॉडी लगातार रोल कर रहा है। तो अब जरा समझते हैं कि इस बीसीएम को कौन बढ़ा रहा है, इस ओमेगा को कौन बढ़ा रहा है। तो बीसीएम को कौन बढ़ाता है, एसीएम। ओमेगा को कौन बढ़ाएगा, अल्फा। अच्छा, एसीएम को बनाएगा कौन, नेट फोर्स। अल्फा को कौन बनाएगा, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क। तो बताइए सबसे पहले हम इसका बनाए फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखना किसी भी पॉइंट पर इस इंक्लाइन पर ये बॉडी थी, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चले। अच्छा एक बात बताओ, कोई बॉडी अगर घूमने के लिए फ्री है तो हमेशा रोटेशनल इफेक्ट किसके अबाउट देखते हैं, सीएम के अबाउट। अगर कोई बॉडी घूमने के लिए फ्री है तो रोटेशनल इफेक्ट हमेशा किसके अबाउट देखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो देखो भाई इधर इधर क्या लग रहा होगा, mg का साइन थीटा, इधर क्या लग रहा होगा, mg का
कॉस थीटा। बताओ इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, राइट। बोलो भाई, बताओ भाई नेट फोर्स किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो जो एसीएम आता है वो किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो बताओ कांटेक्ट पॉइंट को भी एसीएम किधर मिलता, नीचे की तरफ। या ऐसे बोले इस बॉडी की स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर की तरफ है, डाउन द इंक्लाइन। तो बताओ इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप द इंक्लाइन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, क्योंकि बॉडी क्या करके आ रही है, रोल। और रोल करके अगर बॉडी आती है तो रोलिंग का मतलब होता है नो स्लिपिंग, रोलिंग का मतलब ही होता है नो स्लाइडिंग। अगर नो स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक। किधर लगेगा, जिधर होगी टेंडेंसी उसके अपोजिट। बताओ इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखना, इधर की तरफ इस कांटेक्ट पॉइंट पर इधर आया फ्रिक्शन एफ आर। बताओ ये एफ आर वास्तव में एफ एस है, जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, ये वास्तव में स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसे हमने एफ आर बोल दिया। बोलो भाई, जरा जवाब देना। अब मैं यहाँ इफेक्ट का फोटो बना रहा हूं, देखिए भाई, इधर दिखा दें इफेक्ट का फोटो, इधर बीच में। बताना जरा, ये बॉडी थी, बताओ एसीएम किधर की तरफ, डाउन द इंक्लाइन, ऐसे आएगा एसीएम। किसने दिया होगा एसीएम, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना, mg sin थीटा माइनस एफ आर, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन। उसी की वजह से आएगा हमारा एसीएम। अब बताओ जरा, इसके अबाउट घुमाएगा कौन, जरा जवाब दो। mg sin थीटा, mg cos थीटा नॉर्मल, cm के अबाउट टॉर्क कितना बनाएंगे, 0। केवल टॉर्क कौन बनाएगा, fs किस सेंस में बनाएगा, इस एक्सिस के अबाउट एंटी, ऐसे बनेगा अल्फा। अगर ऐसे अल्फा बना तो जरा कांटेक्ट पॉइंट से पूछो, डाउन द इंक्लाइन इसको मिलेगा एसीएम, और एंटी क्लॉक है तो अप द इंक्लाइन मिला आर अल्फा। और अगर ये एसीएम बराबर क्या हो जाए, आर अल्फा, तो बताओ एसीएम जिस रेट से बीसीएम को बढ़ाएगा, आर अल्फा उस रेट से ओमेगा को बढ़ाएगा। तो अल्फा अगर ओमेगा को बढ़ाएगा, एसीएम बीसीएम को बढ़ाएगा, तो हर नए टाइम पर नए बीसीएम को नया आर ओमेगा बैलेंस करता रहेगा, ताकि जो कांटेक्ट पॉइंट है वो डाउन द इंक्लाइंड या अप द इंक्लाइंड स्लाइड ना करे, बॉडी रोल करके नीचे जाए। क्लियर है। अब देखो भाई, तो मैं तुमसे कहूं ये बॉडी कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी, कोई हमसे यही सवाल कर ले। रोलिंग में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये सवाल कर ले। हमसे कोई कहते हैं यहाँ बॉटम पे वेलोसिटी कितनी होगी, कोई ये सवाल कर ले। तो हम हर सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। हमसे कोई सवाल कर ले, हमने यहाँ से रिंग को छोड़ा, डिस्क को छोड़ा, सॉलिड स्फीयर को छोड़ा, हॉलो स्फीयर को छोड़ा, सेम मास की बॉडी को छोड़ा, बताओ कौन सी बॉडी जमीन पर सबसे पहले पहुंचेगी, कोई हमसे ये सवाल कर ले। देखते हैं, देखते हैं। तो आप बताना, सबसे पहले 3 इक्वेशन हम बनाएंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे ट्रांसलेशन से, एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग ट्रांसलेशन से। बताओ, ट्रांसलेशन का मतलब हुआ नेट फोर्स बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए सी एम, नेट फोर्स बराबर एम ए सी एम। बताओ नेट फोर्स कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर। और ये एफ आर वास्तव में रोलिंग फ्रिक्शन है जो कि स्टैटिक है। एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर बराबर एम ए सी एम, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बोलो। दूसरी इक्वेशन हम लोग रोटेशन से बनाएंगे, टॉर्क से। और बताओ हम रोटेशनल इफेक्ट किस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो बताओ इसके अबाउट एफ आर का टॉर्क, एफ आर से बताओ कितनी दूरी है इस पॉइंट की, आर। तो बताओ इस पॉइंट के अबाउट एफ आर का टॉर्क कितना होगा, एफ आर इंटू आर, एफ आर इंटू आर बराबर, ये मैं लिख रहा हूं टाउ नेट, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये मैं वास्तव में लिखने चला टाउ नेट किस पॉइंट के अबाउट, सीएम के अबाउट। तो आई भी किसके अबाउट, सीएम के अबाउट, इंटू अल्फा, टाउ नेट बराबर आई अल्फा। अब बताओ नेट टॉर्क इस सीएम के अबाउट कौन सा फोर्स बनाएगा, इस सीएम के अबाउट नेट टॉर्क कौन सा फोर्स बनाएगा। अरे कौन से फोर्स का नेट टॉर्क आ रहा है, रोटेशन का, रोटेशन फोर्स है। किस फोर्स का टॉर्क आएगा सीएम के अबाउट, एफ आर का, एफ आर का।
इसका टॉर्क कितना होगा इसके अबाउट? नॉर्मल का क्या होगा? एम जी कॉसिटा का, ओनली एफ आर का। एफ आर का मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। तो बताओ एफ आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बराबर आई सी एम अल्फा, आई सी एम की वैल्यू बीटा एम आर स्क्वायर अल्फा। सेकेंड इक्वेशन, आई सी एम की जगह हमने बीटा एम आर स्क्वायर लिख दिया बेटा, क्योंकि रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। हम सारी बॉडी के लिए एक साथ रिजल्ट तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। अब बताओ तीसरी इक्वेशन, कांटेक्ट पॉइंट से हमने पूछा कांटेक्ट पॉइंट से कि आप कहीं स्लाइड तो नहीं कर रहे हैं। तो देखो कांटेक्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है अगर तुम चाहते हो रोल करे बॉडी, वो भी एक्सेलरेटेड रोलिंग करे, नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग करे, तो आप एसीएम बराबर आर अल्फा अगर मेंटेन कर ले गए तो हर पॉइंट पे समझ लो बीसीएम बराबर आर ओमेगा तो मेंटेन अपने आप हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप शुरू से ही एसीएम बराबर आर अल्फा मेंटेन कर लीजिए, तो बीसीएम बराबर आर अल्फा अपने आप मेंटेन होगा। तो बताओ तीसरी कंडीशन, कांटेक्ट पॉइंट से कहा कि आप स्लाइड तो नहीं कर रहे हैं, कह रहा मैं स्लाइड नहीं करूंगा अगर एसीएम बराबर आर अल्फा हो जाए। तीसरा इक्वेशन, तो रोलिंग की प्रॉब्लम में जनरली हम तीन इक्वेशन बनाते हैं, एक ट्रांसलेशन से एफ नेट बराबर एमएसीएम, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम लोग टाउ नेट बराबर आई अल्फा, और तीसरी इक्वेशन बनाते हैं कांटेक्ट पॉइंट से कि कांटेक्ट पॉइंट अगर स्लाइड ना करे तो एसीएम बराबर आर अल्फा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सॉल्व करना भी अपने आप में एक सवाल होता है, कला नहीं है, सवाल है। इधर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बेटा, आर से ये पावर चला गया, तो एफ आर बराबर क्या आ गया, इधर देखो एफ आर बराबर बीटा एम, आर अल्फा की जगह है एसीएम, और इस एफ आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इस एफ आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहां रख दो बेटा। तो देखो क्या आ रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस बीटा एमएसीएम बराबर एम एसीएम। तो यहां से जरा देखिए आप, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एसीएम कॉमन ले लो, ये आ गया 1 प्लस बीटा, एम से एम हो गया कैंसिल। तो यहां से देखिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन एसीएम, ये आ गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आ रहा है एक्सेलरेशन, राइट। अगर हम कहते हैं कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, बीटा एमएसीएम, तो फ्रिक्शन आ गया बीटा एम एसीएम, तो एम एसीएम की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इतना लग रहा होगा फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। राइट, नोट करिए। हो गया। अब देखो इधर मैं रफ करने जा रहा हूं, अब यहां से हम बहुत सारे रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। देखिए जरा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि तुम इसे रटने लगो, आप तरीके पे ध्यान दीजिए कि हमने कैसे निकाला है। हमने एक इक्वेशन बनाई ट्रांसलेशन से यानी नेट फोर्स से, एक इक्वेशन बनाई रोटेशन से नेट टॉर्क से, और एक इक्वेशन बनाई हमने कांटेक्ट पॉइंट से कि कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड ना करे, उसके लिए एसीएम बराबर आर अल्फा। अब देखना भाई,
और ये बॉडी रोल करके नीचे जा रहा है, मतलब नो स्लाइडिंग का केस है। तो यहां से जरा एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे ये कहूं यहां से यहां तक कि ये दूरी मान लो एस है, ये दूरी एस है यहां से यहां तक, तो इस बॉडी को बॉटम तक आने में कितना टाइम लगा? तो आप इक्वेशन लगाओगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एस किसका? सीएम का। यू किसका? सीएम का। ए किसका? सीएम का। अगर हमें बॉडी का शिफ्टिंग देखना है तो हम किसका शिफ्टिंग देखेंगे? सेंटर ऑफ मास का। तो बताओ ये एस, ये हो गया एस, यू बोलो कितना था? 0 हाफ ए सी एम इंटू टी स्क्वायर। तो इस बॉडी को बॉटम तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो रूट के अंदर 2s अपॉन ए सी एम, 2s अपॉन ए सी एम। आप देखो ध्यान से, जिस बॉडी का बीटा सबसे कम, अच्छा एसीएम की वैल्यू अभी अभी निकाली, कितनी आई है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बताओ एसीएम मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है? कर रहा है? कर रहा है? नहीं कर रहा है। एसीएम मास पे डिपेंड, तो जवाब दो। जिस बॉडी का बीटा सबसे कम, बताओ रिंग का बीटा कितना? 1, डिस्क का बीटा हाफ, सॉलिड स्फीयर का 2/5, हॉलो का सबसे कम बीटा किसका? 2/5 किसका? सॉलिड स्फीयर। तो जिसका बीटा सबसे कम, देखो यहां डिनोमिनेटर में है, उसका एसीएम सबसे ज्यादा, और जिसका एसीएम सबसे ज्यादा उसको टाइम लगेगा सबसे कम। तो बताओ अगर हम तुमसे कहें हमने यहां से एक बॉडी रिंग छोड़ा, एक डिस्क छोड़ा, एक हॉलो स्फीयर छोड़ा, एक सॉलिड स्फीयर छोड़ा, और सारी बॉडी रोल करके सेम इंक्लाइन पे जा रही है, सबसे जल्दी बॉटम पर कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर। क्योंकि जिसका बीटा सबसे कम है उस बॉडी का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आ रहा है, उसको समय सबसे कम लग रहा है। क्लियर है? अब सुनो, फ्रिक्शन की बात करें, बताओ फ्रिक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा था? बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। गौर से देख रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम जी साइन थीटा अपॉन, इस बीटा से डिवाइड कर दो तो 1 बाई बीटा प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं। हम तुमसे कहें हमने एक बॉडी रिंग, एक बॉडी डिस्क, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर छोड़ा, इस सरफेस पर चारों बॉडी रोल करके जा रही हैं, सबसे कम फ्रिक्शन किस बॉडी को लग रहा होगा? या ऐसे बोले रोल करने के लिए सबसे कम फ्रिक्शन की जरूरत किसको है? तो देखो जिसका बीटा सबसे कम, उसका डिनोमिनेटर सबसे, अच्छा ये बीटा सबसे कम है, ये 1 बाई बीटा है, तो ये डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा, अगर ये सबसे ज्यादा तो ओवरऑल वैल्यू सबसे, तो उसे फ्रिक्शन की जरूरत भी सबसे कम। तो रोल करने के लिए सबसे कम फ्रिक्शन किसको चाहिए? बीटा सबसे कम रिंग का है, सबसे कम बीटा किसका? तो उसको बताओ रोल करने के लिए फ्रिक्शन सबसे कम चाहिए। तो मैं तुमसे कहूं कि इस इंक्लाइंड पर रोल करके अगर बॉडी आ रही है, सबसे कम फ्रिक्शन किस बॉडी पे लग रहा होगा? तो आपका जवाब होगा सॉलिड स्फीयर। या ऐसे बोले, ऐसे बोले सबसे बड़ा बीटा किसका है? रिंग का। सबसे छोटा किसका? तो मैं तुमसे कहूं किसी सरफेस पर 4 बॉडी है, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सेम मास की बॉडी है। किसी सरफेस पे अगर रिंग रोल कर रही है तो क्या ये गारंटी है वहां डिस्क जरूर रोल करेगा? यस। क्यों? क्योंकि रिंग अगर रोल कर रही है इसका मतलब वहां इतना फ्रिक्शन है कि वो रिंग को रोल करा दे, और डिस्क क्या कह रहा है कि मुझे तो रोल करने के लिए फ्रिक्शन इससे कम चाहिए। तो अगर जिस सरफेस पर रिंग रोल करेगा तो क्या ये गारंटी है कि वहां डिस्क पक्का रोल करेगा? यस, वहां डिस्क रोल कर जाएगा। जहां रिंग रोल करेगा वहां डिस्क भी रोल करेगा, वहां हॉलो स्फीयर भी करेगा, वहां सॉलिड स्फीयर भी करेगा। लेकिन जरा जवाब दो, जहां सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है क्या वहां गारंटी है कि डिस्क रोल कर जाएगा? आप कहोगे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, गारंटी नहीं है। क्यों? कर क्यों सकता है? हो सकता है सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, सॉलिड स्फीयर को रोल करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन अवेलेबल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। हो सकता है वो अवेलेबल फ्रिक्शन रिंग को भी रोल करा दे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि कोई सॉलिड स्फीयर किसी सरफेस पर
जस्ट अबाउट टू स्लिप कंडीशन में रोल कर रहा है, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एफएस मैक्स लग रहा है। तो अब बताओ क्या उस सरफेस पर रिंग रोल करेगा कि पक्का है नहीं करेगा? अब पक्का है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्फीयर अगर जस्ट अबाउट टू स्लिप में रोल कर रहा है तो रिंग कह रहा मुझे तो रोल करने के लिए फ्रिक्शन तुमसे ज्यादा चाहिए और उतना फ्रिक्शन वहां अवेलेबल है नहीं, तो पक्का बताओ रिंग क्या कर जाएगा? स्लिप, रोल नहीं करेगा। तो कोई हमसे ऐसे, हम अपना रिजल्ट को बना लें, तैयार कर लें दिमाग में कि जिस सरफेस पर रिंग रोल करेगा उस सरफेस पर डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सारी बॉडी रोल करेगी। लेकिन जिस सरफेस पर सॉलिड स्फीयर रोल करेगा ये जरूरी नहीं कि उस सरफेस पर डिस्क रोल करे या रिंग रोल करे या हॉलो स्फीयर रोल करे, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर। और हमको ये बात समझ में आ गई, हम सेम सरफेस से रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर को छोड़े, सबसे पहले जमीन पर कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, उसका बीटा सबसे कम, उसे टाइम सबसे कम लगेगा, सबसे जल्दी सॉलिड स्फीयर ही पहुंचेगा। राइट। अच्छा, अब अगर हम तुमसे कहें यहां पर, इतनी बात एकदम क्लियर है, और सबसे कम फ्रिक्शन किसको चाहिए? सॉलिड स्फीयर को। किसी रफ सरफेस पर रोल करने के लिए सबसे कम फ्रिक्शन किसको चाहिए? सॉलिड स्फीयर को। राइट, नोट करिए, इतना नोट करिए पहले, फिर आगे बात करें। सबसे कम टाइम में भी सॉलिड स्फीयर ही पहुंच रहा है, देख लीजिए। हो गया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक जब ये रोल करके आ रहा है कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? स्टैटिक, जिसका नाम रोलिंग फ्रिक्शन। मैं तुमसे ये भी सवाल कर सकता हूं कि किसी भी बॉडी को रोल करने के लिए, इस इंक्लाइन पर रोल करने के लिए मिनिमम रफनेस कितनी चाहिए, यानी म्यू मिनिमम। मैंने क्या सिखाया था? जब भी म्यू मिनिमम का सवाल करें, फ्रिक्शन एफ एस मैक्स लगा दीजिए। तो देखो भाई, हम यहीं पर आपसे पूछने जा रहे हैं म्यू मिनिमम फॉर रोलिंग, मिनिमम रफनेस फॉर रोलिंग मोशन। तो बताओ सबसे कम म्यू किसको चाहिए? सॉलिड स्फीयर को निकल के आएगा, अभी निकल के आ रहा है, देखिए। तो देखना भाई, म्यू मिनिमम फॉर रोलिंग मोशन, म्यू मिनिमम फॉर रोलिंग मोशन क्या करा जाए? जरा ध्यान से देखिएगा। बताओ जो फ्रिक्शन निकल के आया था वो कितना आ रहा था? बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, यही आ रहा था। अगर म्यू मिनिमम के लिए सवाल करना है तो यही एफ आर मैक्स हो जाए, एफ एस मैक्स हो जाए, तो यहां से हम म्यू निकाल लेंगे। बताओ एफ एस मैक्स क्या लिखोगे तुम? म्यू मिनिमम इनटू नॉर्मल बराबर, और ये हो गया देखो बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा।
बताओ म्यू मिनिमम इनटू नॉर्मल की वैल्यू बताओ। यहाँ नॉर्मल किसके बराबर है? एम जी कॉस थीटा। तो ये नॉर्मल हो गया एम जी कॉस थीटा बराबर बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एम जी से एम जी गया, म्यू मिनिमम की वैल्यू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और ये आ गया टेन थीटा। ये आ रहा म्यू मिनिमम। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ना रटने की जरूरत है। कभी भी सवाल में म्यू मिनिमम पूछा जाए तो आप पहले फ्रिक्शन निकाल लो और उस फ्रिक्शन को किसके बराबर कर दो? एफ एस मैक्स के बराबर। ये आ गया म्यू मिनिमम। अब गौर से देख लो, क्या ये जो म्यू मिनिमम का एक्सप्रेशन आया है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई बीटा टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो देख लो, जिसका बीटा सबसे कम तो ये नीचे वाला नंबर उसका सबसे ज्यादा, ओवरऑल वैल्यू उसके सबसे, तो म्यू मिनिमम सबसे कम चाहिए किसको? सॉलिड स्फीयर को। ये रट ना लेना कि सॉलिड स्फीयर, चार बॉडी में बात कर रहा हूं। कौन कौन सी बॉडी? रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। इन चार में सबसे कम रफनेस सॉलिड स्फीयर को चाहिए। ठीक है, नोट करिए। बताइएगा भाई, रोलिंग फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जवाब दो, यहां से यहां तक जब बॉडी रोल करके आ रही है तो क्या कोई एजेंट, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कौन कौन से बोर्ड? नॉर्मल, एम जी और एफ आर। कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। तीनों कैसे? कंजर्वेटिव। तो जब कोई एजेंट नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, तो एनर्जी कंजर्व। हम ये रोलिंग मोशन में क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? यस। तो समझिए ध्यान से, अगर कोई एजेंट नहीं है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो हम बताओ रोलिंग में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई एजेंट है और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो हम वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं। तो हम इसमें पार्टिकल का बॉटम पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, राइट। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। हम इस पार्टिकल की बॉटम पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं या ओमेगा निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर वेलोसिटी आ जाए बॉटम पे तो ओमेगा तो अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉटम पे जो बी नॉट होगा वो किसके बराबर होगा? आर ओमेगा नॉट के, क्योंकि रोल करके जा रहा है। तो हर स्टैंड का बीसीएम उस स्टैंड के आर ओमेगा के बराबर होगा, ताकि कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड ना करे। राइट। अब समझिए जरा, अब समझिए जरा। अब अगर हम बात करें कि बॉटम पर कैसे वेलोसिटी निकाली जाए, तो आप जरा एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हमको दिखाएंगे। सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में।
क्यों भाई? माइनस कर लेंगे, करिए करिए, फिर आराम मत करिए, करिए। बोर्ड पर स्याही चिपक रहा है आज। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आज ये एडेसिव फोर्स काफी ज्यादा है स्याही और बोर्ड के बीच में। अब समझिएगा भाई, मैं तुमसे कहूं ऐसी कुछ बात है, ये एक इंक्लाइन था जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था। ये हाइट मान लो हमने क्या दिया, h है। ध्यान दो बेटा, ये हाइट हमने h आपको दे दी है, ठीक। और ये बॉडी रोल करके यहां से, अच्छा बताओ, जब ये बॉडी डाउन द इंक्लाइन रोल करके आ रही थी, फ्रिक्शन किधर लग रहा था, डाउन द इंक्लाइन की अप द इंक्लाइन? हाँ जी, अप द इंक्लाइन। याद करो पिछली क्लास में हमने एक बॉडी को रोल करके ऊपर चढ़ाया था, फ्रिक्शन किधर लग रहा था, अप द इंक्लाइन। यानी जब बॉडी रोल करके ऊपर जाती है तब भी फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगता है, और बॉडी जब रोल करके नीचे आती है तब भी फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन ही लगता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों केस में बॉडी रोल करके सरफेस पे चाहे नीचे आए तब भी फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन, रोल करके जब ऊपर जाए तब भी फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा जिधर होगी स्लाइड करने की टेंडेंसी उसके अपोजिट लगेगा। तो जब बॉडी रोल करके ऊपर चढ़ती थी तो mg sin थीटा नीचे की तरफ था, और नीचे की तरफ था तो बताओ स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ थी, तो उसे रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आया था, ऊपर की तरफ। और जब बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तब भी स्लाइड करने का टेंडेंसी नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर, ऊपर की तरफ। तो देखना ये बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रहा है, अभी और बढ़िया से इस बात को एक्सप्लेन करूंगा, और बढ़िया से करूंगा। जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रहा है, यहां पहुंचा, तो यहां इसके बाद मान लो बी नॉट हो गया, और ये हो गया ओमेगा नॉट, ये हो गया ओमेगा नॉट, ठीक। और हम कांटेक्ट पॉइंट से अगर पूछें, ये देखिए कांटेक्ट पॉइंट, तो इधर जितना बी नॉट उतना ही अप द इंक्लाइंड आर ओमेगा नॉट, और आप कह रहे हैं बॉटम पर बी नॉट बराबर आर ओमेगा नॉट है। हमें यही बी नॉट निकालना है, हमें यही निकालना कि बताओ ये बॉडी बॉटम पर जब पहुंची तो कितना बी नॉट लेके पहुंची, बताओ क्या पूरे रास्ते में बॉडी रोल करके आया है? अगर ये पूरे रास्ते रोल करके आया तो क्या फ्रिक्शन लगा है? कौन सा फ्रिक्शन लगा? स्टैटिक। और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, एनर्जी मैं लिखने चला इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बताओ ये फोटो हमारा इनिशियल का है, ये फोटो इनिशियल का है, और ये फोटो फाइनल का है। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बताओ, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ जब यहां पे था, तो इस रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर, mgh, तो ये देखो हुआ mgh। काइनेटिक बताओ, ट्रांसलेशनल जीरो, रोटेशनल भी जीरो। बॉटम पे जब पहुंचा तो पोटेंशियल जीरो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई अबाउट सेंटर मास, जिसके अबाउट ओमेगा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसको मैं फर्दर लिखने जा रहा हूं, एम जी एच बराबर हाफ एम बी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम की वैल्यू बीटा एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर।
जवाब दो। आर ओमेगा नॉट की जगह क्या लिख सकते हो? आर ओमेगा नॉट की जगह बी नॉट लिख सकते हैं हम लोग। तो ये देखो एम पूरे से कट गया, चाहो तो लिख दे रहा हूं एम जी एच हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, कॉमन ले लो 1 प्लस बीटा, एम से एम कैंसिल, तो यहां से क्या बी नॉट आ जाएगा? बी नॉट की वैल्यू क्या आ गई? रूट के अंदर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको तो बस ये सीखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। रूट के अंदर 2gh अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आ गया बी नॉट। और अगर बी नॉट आ गया तो क्या ओमेगा नॉट भी आ गया? ओमेगा नॉट कितना होगा? बी नॉट अपॉन आर, यहां से ओमेगा नॉट भी आ गया। बोलो भाई। जब बॉडी रोल करके नीचे आ रही थी फ्रिक्शन किधर लग रहा था? अप द इंक्लाइंड। जब बॉडी रोल करके ऊपर जाती है तब फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड ही लगता है। क्यों लगता है ये और एक बार समझा दें आपको, ताकि प्रीवियस क्लास में हमने बहुत आसानी से उस बात को बता दें, लेकिन अब और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे उसको। ठीक है, लॉजिक अब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, इसे रब करने बेटा। हम अब ये तुम्हें थोड़ा फील कराना चाहते हैं कि जब बॉडी रोल करके ऊपर चढ़ती है तो क्यों फ्रिक्शन ऊपर की ही तरफ लगता है, ये बात हम आपको अब बताना चाहते हैं। ठीक है, समझिए भाई। तो मैंने बोला कि क्यों फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता है अगर बॉडी ऊपर ही जाती तो देखना, तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ होती है। ध्यान से देखना, यहां से कोई बॉडी ऊपर जा रही थी मान लो बी नॉट से, तो ऐसे रहा होगा ओमेगा नॉट, और बी नॉट बराबर क्या होगा? आर ओमेगा नॉट, क्योंकि बॉडी को रोल करना है, स्लाइड नहीं करना है। देख लो यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट से पूछे तो अप द इंक्लाइन बी नॉट, डाउन द इंक्लाइन आर ओमेगा नॉट, और बी नॉट बराबर आर ओमेगा नॉट। ध्यान से देखना, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, समझते हैं जरा। इधर क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। इधर क्या लगेगा? एम जी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। इधर बोलो। अब हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, तो जरा देखना, ध्यान से देखना, आप खुद ही बता दोगे। अगर ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते थे? जब हमने फ्रिक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था मान लो थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, तब हम फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस समझ पाते। तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो ध्यान से देखना, जैसे ही बॉडी ऊपर चढ़ती इस पर नेट फोर्स क्या होता? अगर फ्रिक्शन ना होता नेट फोर्स, तो बताओ इसको जो एसीएम मिलता वो किधर की तरफ मिलता? ध्यान से देखना, इसको एसीएम मिलता नीचे की तरफ, और ये एसीएम इस बीसीएम को कम करता। तो जैसे ही ऊपर चढ़ा तो इसका बी नॉट घट के बी वन हो गया। लेकिन बताओ ये तीनों फोर्स कहां से गुजर रहे हैं? सीएम से। सीएम के अबाउट कोई टॉर्क, और टॉर्क नहीं तो अल्फा, और अल्फा जीरो तो ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, अगर स्मूथ होता, इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़िया समझ में आएगी, अगर स्मूथ होता तो एसीएम तो होता। क्यों होता? कौन देता है एसीएम? एमजी साइन थीटा नेट फोर्स। एसीएम इस बताओ वी नॉट को कुछ कम कर देता, ये पहले से कुछ कम हो गया, घट गया। लेकिन ये तीनों कह रहे हम सीएम के अबाउट कोई अल्फा नहीं बना पाएंगे, तो अल्फा कितना होता? जीरो। अगर अल्फा जीरो होता तो ये बताओ ये ओमेगा क्या रहता? कांस्टेंट। तो बताओ यहां पे अगर ये ओमेगा पुराना वाला ही ओमेगा नॉट होता, ध्यान से देखना, भी हटा देंगे, कांटेक्ट पॉइंट से पूछो जरा क्या हाल है। कह रहा है ट्रांसलेशन पुराना कम हो गया V1, और रोटेशन पीछे की तरफ अभी भी वही है, कितना? आर ओमेगा नॉट जो पहले था। तो बताओ जो रोटेशनल इफेक्ट है आर ओमेगा नॉट, ये बदला कि पुराना वाला? लेकिन ट्रांसलेशन पहले से, पहले ट्रांसलेशन रोटेशन शुरू में बराबर थे,
तो कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा था, लेकिन ऊपर चढ़ने पे ट्रांसलेशन कमजोर हो गया, स्पिन पुराना वाला ही है, तो कौन भारी पड़ रहा है, आर ओमेगा नॉट। तो ये कांटेक्ट पॉइंट रगड़ेगा किधर की तरफ, डाउन द इंक्लाइन। तो रगड़ को बचाने के लिए फ्रिक्शन किधर, अप द इंक्लाइन। तो यहां फ्रिक्शन तुरंत आया अप द इंक्लाइन। इस फ्रिक्शन ने कहा कि अगर मैं नहीं हुआ तो आप एसीएम सॉरी अल्फा नहीं बना पाएंगे, वो अल्फा नहीं बना पाएंगे तो ओमेगा को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब देखना जैसे ही फ्रिक्शन आया, इस फ्रिक्शन ने बताओ सीएम के अबाउट क्या एंटी क्लॉक अल्फा बनाया, और हमने कांटेक्ट पॉइंट से पूछा तो कह रहा डाउन द इंक्लाइन ट्रांसलेशन की वजह से एसीएम, अप द इंक्लाइन रोटेशन की वजह से आर अल्फा। और एसीएम बराबर क्या हो गया, आर अल्फा। अगर एसीएम बराबर आर अल्फा हो गया तो ये कह रहा है कि सर ये एसीएम बी नॉट से अगर बी1 करेगा तो ये अल्फा कह रहा हम ओमेगा को घटा करके ओमेगा नॉट से ओमेगा 1 करेंगे, और हर इंस्टेंट पे आर ओमेगा 1 बराबर क्या कर देंगे, V1, और हम कहेंगे बॉडी लगातार क्या करेगी, रोल। और ऊपर गया, मान लो यहां मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो ये V1 घट के क्या हो गया 0, तो ओमेगा भी घट के क्या हो गया 0। तो बताइए जैसे जैसे बॉडी ऊपर चढ़ती तो ट्रांसलेटरी इफेक्ट तो कम होता, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना होता तो रोटेशन चेंज ना होता। तो जब अगर कार अगर स्मूथ सरफेस होती हो, तुम कार ऐसे इंक्लाइन पे चढ़ा देते तो कार धीरे धीरे ऊपर चढ़ता, घूमता ज्यादा जल्दी जल्दी, तो टायर तुम्हारा रगड़ता किधर की तरफ, नीचे की तरफ। वो अगर फ्रिक्शन होता तो तुरंत किधर लगता, ऊपर की तरफ। आई थिंक क्लियर, क्लियर है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए। अच्छा मैं यहां लिख दे रहा हूं कि रफ सरफेस है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस बॉडी को रोल करने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना आराम से मिल रहा है, मतलब यहां फ्रिक्शन की कोई कमी नहीं, अनलिमिटेड फ्रिक्शन, जितना चाहिए उतना मिलेगा, उस तरीके की बात है। नोट करो, ठीक है। हटा दिए जाए। अब एक बात समझिए जरा, एक कॉन्सेप्ट पहले समझिए, फिर एक सवाल पूछूंगा, पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। हम आपसे कहें, फिर एक सवाल पूछूंगा मैं इस पर आपसे, ठीक है। मैं तुमसे कहूं यहां पर ये एक इंक्लाइंड यहां, ये हाइट मान लो h1, ये हाइट मान लो h2, ये वाला इंक्लाइंड भी रफ है और ये भी रफ है। रफ का मतलब जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना मिलेगा, आराम से मिलेगा, उससे ज्यादा ही है, जितना चाहिए उतना मिलेगा, अनलिमिटेड फ्रिक्शन है। हमने यहां से किसी बॉडी को जीरो वेलोसिटी से, जीरो ओमेगा से छोड़ा, तो अगर ये रफ है तो बताओ ये बॉडी क्या रोल करके आएगी, बोलो यस। क्या ऐसे नीचे जाने में, रोल करके जाने में फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, यस। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, जिसका नाम किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ध्यान से देखना, तो ये बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगी रफ्तार इसकी बढ़ती जाएगी, ध्यान से देखिएगा।
जब ये यहां पहुंचा, अच्छा खासा बी नॉट, अच्छा खासा ओमेगा नॉट, कांटेक्ट पॉइंट से पूछें, कह रहा डाउन द इंक्लाइन वी नॉट, अप द इंक्लाइन आर ओमेगा नॉट, और वी नॉट बराबर आर ओमेगा नॉट बैलेंस, वी नॉट बराबर आर ओमेगा नॉट बैलेंस। बोलो क्या यहां से यहां तक रोल करके जा रहा है? राइट। फ्रिक्शन किधर लग रहा था? अप द इंक्लाइन। अगर ये भी रफ है तो ध्यान दो, ये बॉडी जब इस सरफेस पे चढ़ेगी, मान लो यहां पहुंची, तो बताओ ये बी नॉट पहले से कुछ बी वन, ओमेगा पहले से कुछ कम, कौन कम कर रहा है? फ्रिक्शन का टॉर्क। तो ये ओमेगा वन हो गया। ध्यान से देखिएगा, आप हमको इतना बता दो, यहां से यहां तक जाने में फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, अप द इंक्लाइन। इस इंक्लाइन पर भी अप द इंक्लाइन, इधर अप द इंक्लाइन। तो बताओ ये ऊपर जब जाएगा तो यहाँ कांटेक्ट पॉइंट से पूछे, तो अप द इंक्लाइन बी वन, डाउन द इंक्लाइन आर ओमेगा वन। तो जब यहां पहुंचा तो बताओ वी कितना? 0, ओमेगा कितना? 0। तो कांटेक्ट पॉइंट से पूछो क्या स्लाइड कर पाया? कह रहा वी सी एम 0 आर ओमेगा 0 बैलेंस है। क्या पूरे रास्ते क्या कांटेक्ट पॉइंट कहीं स्लाइड किया? नहीं किया। बहुत बढ़िया, लगातार रोल करके गया। मैं तुमसे पूछूं क्या यहां से लेके यहां तक क्या कोई एजेंट, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी? यहां से यहां तक क्या कोई एजेंट, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी? क्या हम इस ए पॉइंट नाम दे दें, इसे बी पॉइंट नाम दे दें, इसे सी पॉइंट नाम दे दें? क्या तीनों पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? देखिए जरा, तीनों पॉइंट पर मैं लगाने चला एनर्जी कंजर्वेशन। समझिएगा बढ़िया से। तो एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट बी, एनर्जी एट पॉइंट सी बराबर होगा, बताओ ए पॉइंट पे एनर्जी बताओ। चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एम जी एच वन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक, बी पॉइंट बॉटम पोटेंशियल 0, ट्रांसलेशनल हाफ एम, रोटेशनल हाफ आईसीएम ओमेगा नॉट स्क्वायर, आईसीएम की वैल्यू बीटा एम आर स्क्वायर। क्लियर? बताओ सी पॉइंट पे पोटेंशियल mgs2 काइनेटिक, ट्रांसलेशन, रोटेशनल mgs2, क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती। अब बताओ, अब देखो गौर से, इधर देखो, इधर ये और ये बराबर है, तो H1 बराबर, इसीलिए गलती से लिख गया था वहां, क्योंकि दिमाग में यही चल रहा था अगला स्टेप। तो H1 बराबर क्या आ गया? H2। इसका मतलब मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अगर हम किसी बॉडी को छोड़ें और रोल करके आए और दूसरे इंक्लाइन पर रोल करके चढ़ जाए, तो दोनों तरफ हाइट बराबर होगी। और वजह भी साफ है कि जो यहां पोटेंशियल थी वो पूरी की पूरी यहां काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। काइनेटिक के कितने फॉर्म? 2, ट्रांसलेशन और जब ऊपर चढ़ने लगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक भी और रोटेशनल काइनेटिक भी दोनों कन्वर्ट हुए किसमें? पोटेंशियल। एक साथ दोनों खत्म हो गए, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन और रोटेशन किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल। क्या ऐसा होगा कि पहले बीसीएम 0 हो जाए ओमेगा बाद में 0? नहीं, अगर रोल करके जाना है तो एक साथ दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी कांटेक्ट पॉइंट कहीं स्लाइड नहीं करेगा। बोलो भाई। तो बताओ, एक बात समझ में आ गई कि बॉडी एक इंक्लाइन से रोल करके आए और दूसरे इंक्लाइन पर रोल करके चढ़ जाए तो दोनों तरफ हाइट बराबर होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। क्लियर? आप सुनना, अब जो सवाल दे रहे हैं वो जेई में आ चुका है, जेई मेंस में, ठीक है? उसका जवाब आपको देना है और मैं उम्मीद करता हूं आप सवाल का आंसर बहुत ही आराम से देंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल एनर्जी लगातार कन्वर्ट हो रही थी किसमें? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एंड, और यहां ट्रांसलेशनल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक दोनों कन्वर्ट हो गए
पोटेंशियल। ठीक, अब देखिएगा समझिएगा जरा। अब अगर हम बात करें, ये सवाल था जेई पे आया हो, और ये आया था जेई में 2006 में, जब मैं अभी पेपर दे रहा था। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसी साल में सिलेक्ट हुआ था। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन था। इधर हाइट h1 थी, इधर हाइट h2 थी। ठीक है, इस पे ना जाना कहां कम दिखाई कहां ज्यादा दिखाई, कोई भी यही पूछेंगे अभी। यहां से किसी बॉडी को, ये रफ सरफेस था, जीरो वेलोसिटी से छोड़ा गया तो ओमेगा भी जीरो होगा। ये बॉडी रोल करके नीचे आती है, और ये वाला इंक्लाइन कैसा है, स्मूथ, और इस इंक्लाइन पर कितनी हाइट तक चढ़ता है, h2 हाइट तक। वेलोसिटी क्या हो गई यहां, जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई h2 हाइट तक। भाई चढ़ाता कौन है, ओमेगा चढ़ाता है कि वेलोसिटी चढ़ाता है? बीसीएम आगे बढ़ाता है कि ओमेगा? अगर बीसीएम खत्म हो गया तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा बॉडी का। तो वहां बताओ कितनी हाइट पे जाके बी जीरो हो गया, h2। हमारा सवाल था h1 बराबर h2, h1 ग्रेटर देन h2, h1 लेस देन h2। या कह नहीं सकते, बहुत कठिन है, कह नहीं सकते, क्या कहना चाहेंगे? सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा बेटा, लॉजिक के साथ देना आंसर। क्या होगा इसमें? h2, सोचो सोचो सोचो। सो दिमाग लगाओ, फालतू में वो मत करिए, अपनी इमेज खराब मत करिए, वीडियो बन रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दीजिए। यार तुम लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हो यार, कितने इतने कमजोर आंसर, इतना पढ़ाने के बाद तो कोई भी कमजोर बच्चा है आंसर दे देगा। कैसे बी क्यों, क्या रीजन है? हाँ तो उस तरफ उसको ये बताओ, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व होगी, यहां से यहां तक भी एनर्जी कंजर्व होगी, होगी, राइट। इधर क्यों होगी, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन कौन सा लग रहा है? यहाँ क्यों होगी, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन। आप कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कन्वर्ट किसमें हुई, काइनेटिक। कौन कौन सा काइनेटिक? तो यहाँ देखो बी नॉट और ओमेगा नॉट आया, और क्या ये बी नॉट बराबर आर ओमेगा नॉट होगा, बोलो? ये हो गया बी नॉट बराबर आर ओमेगा। ध्यान से देखना, मैं तुमसे कहूं यहाँ का mgh 100 जूल है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। मान लो 50 जूल चला गया ट्रांसलेशन में, 50 चला गया रोटेशन में। बहुत बढ़िया समझिएगा, जरूर नहीं बराबर बराबर जाए, वो तो डिपेंड करेगा कौन सी बॉडी है। मान लो बराबर बराबर चला गया 50-50 जूल, 50 ट्रांसलेशन में 50, ये चलो मान लो 60 चला गया ट्रांसलेशन में, 40 चला गया रोटेशन में। ठीक, जब ये ऊपर चढ़ने लगा तो स्पीड घटेगी, ओमेगा कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, ओमेगा क्यों नहीं बदला, फ्रिक्शन, टॉर्क, अल्फा। अगर फ्रिक्शन नहीं, टॉर्क नहीं, अल्फा नहीं, तो ओमेगा
तो सुनो, ये बॉडी ऊपर जब चढ़ रही होगी, स्पीड तो घट रही है लेकिन इसका ओमेगा ओमेगा नॉट ही है। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी उसने ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने से मना कर दिया। यानी बताओ 40 जूल, हाफ 60 जूल हाफ एम बी स्क्वायर में था और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में 40 जूल था। वो 40 जूल रिजर्व हो गया, फंस गया किसमें? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में। वो कह रहा हम अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। कौन करा रहा था उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन गायब हो गया। तो बताओ जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी तो v तो 0 हो गया, लेकिन ओमेगा होगा, कितना होगा? ओमेगा नॉट। तो जो 40 जूल एनर्जी यहां हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में थी, क्या वो अभी भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में है? यानी जो mgh आया वो किसकी कॉस्ट में आया? ओनली हाफ एम बी स्क्वायर की कॉस्ट में, जो कि कितना था? 60 जूल। यानी यहां का 100 जूल या 60 जूल ट्रांसलेशन 40 जूल रोटेशन में गया और यहां जाके 60 जूल की कॉस्ट में केवल mgh आया। 40 जूल ने कहा हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। तो जवाब दो तुम मुझे कि यहां जाने पर जो mgh मिला वो 100 जूल की कॉस्ट में नहीं मिला। पिछले केस में क्या था? यहां 100 जूल तो यहां पर भी 100 जूल पोटेंशियल, mgh1 बराबर mgh2 था। अब क्या यहां 100 जूल पोटेंशियल, यहां 60 जूल पोटेंशियल, बताओ कौन सी हाइट कम होगी? H2 लेस देन H1। क्योंकि यहां का पूरा mgh यहां काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहां का पूरा काइनेटिक यहां पूरे पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाया। हाँ भाई, ओमेगा स्क्वायर ने mgh में कन्वर्ट होने से मना कर दिया। कह रहा अब मैं नहीं बदल पा रहा हूं, ओमेगा फंस गया, ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अब इसी बात को मैथमेटिक्स से भी तुम कर सकते, तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड आंसर होगा बेटे। इसी को आप मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, देखना मैथमेटिक्स से भी आप कर सकते हैं। आप पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ए बी और सी पर एनर्जी कंजर्वेशन बताओ। ए पॉइंट पर पोटेंशियल mgh1, ट्रांसलेशनल काइनेटिक 0, रोटेशनल 0। बी पर पोटेंशियल 0, ट्रांसलेशनल हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई सी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर? सी पॉइंट बोलो पोटेंशियल mgh2, ट्रांसलेशनल काइनेटिक 0, रोटेशनल काइनेटिक हाफ आई सी एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समझ लो। अब इनको गौर से देखो, इनको गौर से। तो ये क्या लिखा है? mgh1 बराबर mgh2 प्लस हाफ आई अबाउट सी एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर। बोलिए क्या ये इधर जाएगा? या ऐसे सोचो इसमें कुछ ऐड हो गए इसके बराबर, तो कौन बड़ा? h1 ग्रेटर देन h2। आंसर। और लॉजिक क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां का mgh यहां ट्रांसलेशनल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक में मान लो 60-40 के रेशियो में गया, तो 60 जूल हाफ एम बी स्क्वायर तो यहां mgh में बदल गया, लेकिन बताओ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर चेंज नहीं हुआ। तो हमें जो यहां पोटेंशियल एनर्जी मिली वो 60 जूल की कॉस्ट में मिली, जबकि यहां पोटेंशियल एनर्जी मिली 100 जूल की कॉस्ट में। तो 100 जूल की कॉस्ट में जो हाइट होगी वो ज्यादा। कॉमन सेंस। बोलो भाई, कोई डाउट? नोट करिए। नोट करो बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें?
आगे बात करा जाए। देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर हम बात करें, सवाल देखिए क्या है, यहां पर एक सीलिंग से ऐसे हमने एक हॉलो सिलेंडर, ऐसे ये एक हॉलो सिलेंडर का आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो आपको सर्कल दिख रहा है केवल, राइट। एक हॉलो सिलेंडर से हमने एक रस्सी को, देखो भाई ऐसे समझो, ये रस्सी का एक एंड है, ऐसे एक रस्सी को ऐसे लपेटा है, ऐसे एक एंड तो नीचे दब गया, क्यों भाई? ऐसे दब गया नीचे, और दूसरे एंड पर हमने यहां पर एक एम मास का ब्लॉक लटका दिया, ठीक है, एक एम मास का ब्लॉक लटका दिया। इस हॉलो सिलेंडर का मास m है और इसकी रेडियस क्या है, r। ये हमने क्या लिया है, ये कौन सी बॉडी है, ये हॉलो सिलेंडर। इसका बीटा बोलो, हॉलो सिलेंडर का बीटा, तो बीटा कितना, 1। अगर यह डिस्क होता तो बीटा कितना होता, तो ये ध्यान रखना, हम तरीके फोकस करना है, सवाल बदल जाएगा अगर बॉडी बदल जाएगी, राइट। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, देखें, a mass m is supported, a mass m is supported, a mass m is supported, इसका मास इसका मास हमने बराबर लिया है, ध्यान देना, इस हॉलो सिलेंडर का और इस ब्लॉक का मास बराबर है। a mass m is supported by massless string, massless string, supported by massless string, bound around a uniform hollow cylinder, bound around a uniform hollow cylinder, bound around a uniform hollow cylinder of radius r, फुल स्टॉप वाले लिखें, फुल स्टॉप वाले लिखिए, with what acceleration will the mass fall on release, will the mass fall on release, will the mass fall on release, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, स्ट्रिंग does not slip on cylinder, string does not slip on cylinder, string does not slip on cylinder। क्या कह रहे हैं, ये जो रस्सी है ये इस सिलेंडर पे स्लाइड नहीं कर रहा। जरा जवाब दो, क्या पूछा, क्या है, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा अगर हम इसे छोड़ दें,
तो हमने मान लिया ये ए से नीचे जा रहा है, यही ए हमें निकालना है। तो बताओ इसका एफबीडी बनाओ, नीचे क्या लग रहा होगा, ऊपर, बहुत बढ़िया, टेंशन। तो इधर रस्सी में टेंशन होगा। इस ब्लॉक के लिए बताओ पहले एक क्वेश्चन बोलो, एम जी माइनस टी बराबर एम इंटू ए, लिख दें फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए भाई, अब इस हॉलो सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना। अच्छा बताओ, अगर ये ए से जाएगा तो ये रस्सी का पॉइंट कितने से जाएगा, ये रस्सी कितने से नीचे जा रही होगी, ए से। अच्छा ये जैसे जैसे नीचे जाएगा रस्सी यहां से खुलती जाएगी। अच्छा हम आपसे कहें जरा हॉलो सिलेंडर का एफबीडी बना लो, तो इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, इधर क्या लग रहा होगा, टी, और यहां मिड पे क्या लग रहा होगा, टी डैश। और ये बताओ इस रस्सी में टी डैश होगा, बोलो। और बताओ ये सिलेंडर नीचे जा रहा होगा कि रुका होगा, रुका है क्योंकि सीलिंग के साथ फिक्स है। तो ये तो रुका है, तो रुका कैसे होगा, टी डैश ने टी प्लस एम जी को क्या कर लिया, बैलेंस। हमें लेकिन वो टी डैश की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान दो, ये जो हॉलो सिलेंडर होगा या कोई भी बॉडी है, ये मान लो डिस्क है या जो भी है, ये बताओ कि घूम रहा होगा। सीएम के अबाउट बताओ टॉर्क, एमजी का टॉर्क, टी डैश का टॉर्क, ओनली टॉर्क किसका, तो ध्यान देना टी बताओ इस सीएम के अबाउट किस सेंस में घुमाएगा, क्या ये ऐसे घुमाएगा, कितने से, अल्फा से। क्या लिखेंगे इक्वेशन बोलो, टी इंटू आर बराबर, टी इंटू आर बराबर बोलो आईसीएम अल्फा। आईसीएम कितना, बीटा एम आर स्क्वायर। हालांकि हॉलो सिलेंडर का है तो बीटा की जगह 1 बाद में कर देंगे। तो दूसरा इक्वेशन देखो बन गया टी इंटू आर बराबर बीटा एम आर स्क्वायर अल्फा। हम पहले बीटा के टर्म्स में आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आओ तीसरी बात सोचो जरा, तीसरी बात, अच्छा ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्लियर है ना, टी डैश ने टी प्लस एम जी क्या किया है, बैलेंस। तीसरी बात ध्यान दो, ये हमारा वो सिलेंडर था या डिस्क था जो भी था, समझिए इसका ये ऐसे घूम रहा है अपनी जगह अल्फा से, ये तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। इसका ये वाला पॉइंट और ये रस्सी का पॉइंट, रस्सी ऐसे है, ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, बताओ जल्दी से। ये पॉइंट किसका है, पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट किसका है, रस्सी का। पी पॉइंट सिलेंडर का और क्यू पॉइंट है रस्सी का। जवाब दो, क्यू पॉइंट रस्सी का पॉइंट कितने से नीचे जा रहा, ए से, बहुत बढ़िया, ए से। और बताओ ये केवल अल्फा से घूम रहा है, तो पी पॉइंट के पास इस ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर क्या नीचे की तरफ क्या होगा, आर अल्फा, बहुत बढ़िया। और पी पॉइंट और क्यू पॉइंट आपस में स्लाइड नहीं कर रहे हैं, ये बोला गया है, पढ़िए रस्सी सिलेंडर पे स्लाइड। तो बताओ पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए, क्या लिखोगे, ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा। तीसरा इक्वेशन, ये काहे इक्वेशन बनाई, क्लियर है ना, क्योंकि रस्सी बताओ सिलेंडर पे स्लाइड नहीं कर रहा है, तो रस्सी का पॉइंट है क्यू, सिलेंडर का पॉइंट है पी, ये आपस में रगड़ नहीं रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग बराबर होना चाहिए। अब बताओ बताओ सॉल्व करना, हमें क्या निकालना, ए निकालना। तो सॉल्व देखो कैसे करेंगे, इधर देखो आर से ये आर गया, टी बराबर क्या आ गया, बीटा एम, आर अल्फा की जगह आ गया ए, और टी बराबर बीटा एम ए क्वेश्चन नंबर 1 में यहां रख दो। तो ये आ गया देखो एम जी माइनस बीटा एम ए बराबर एम ए। तो बताओ एम जी बराबर एम ए कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा, एम से एम कैंसिल, ए बराबर आ गया देखो क्या, जी अपॉन 1 प्लस बीटा, ए बराबर आ गया जी अपॉन 1 प्लस बीटा। बोलो भाई, अगर ये हॉलो सिलेंडर होता, अगर ये हॉलो सिलेंडर होता तो बताओ बीटा कितना होता, 1, तो आंसर क्या होता, ए बराबर G/2। अगर ये डिस्क होता, डिस्क के ऊपर ये रस्सी लिपटी होती, तो बताओ बीटा कितना होता,
बीटा कितना होता, हाफ। और बीटा अगर हाफ होता तो यहां हाफ रखो तो ए बराबर क्या आता, क्या 2g/3 आता। बहुत बढ़िया। तो ये देख लेना सवाल में, ये हॉलो सिलेंडर है कि डिस्क है, ये उसके हिसाब से बात होगी। अच्छा डिस्क बोल देते या सॉलिड सिलेंडर बोल देते, एक ही बात होता। हॉलो सिलेंडर बोल देते या फिर रिंग बोल देते, क्या आंसर सेम होता। और डिस्क बोल दें या फिर सॉलिड सिलेंडर बोल दें, एक ही बात होता। क्लियर है ना, राइट। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे, इसे आप नोट करिए। आज के लिए इतना ही।